गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर कौन सा है? 6। और इसमें चल रही थी कौन सी हमारे टॉपिक चल रहा था? एक जटिल ऊतक। और जटिल ऊतक का उदाहरण दिया था मैंने कौन सा? जाइलम। तो परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको जटिल ऊतक की? ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हों। ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हों उसे क्या कहते हैं हम? जटिल ऊतक। और जटिल ऊतक का उदाहरण दिया था मैंने कौन सा? जाइलम। आप जानते हैं कि जाइलम जो होता है पादपों में जल का और किसका? खनिज लवणों का, इनका क्या करता है? ये स्थानांतरण करता है। पादपों में जल का और खनिज लवण का जो ले जाने का काम होता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम किस प्रकार का ऊतक होता है? जटिल ऊतक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें? 4। कौन सी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है वाहिका, वाहिनिका, जाइलम, मृदूतक और जाइलम रेशे। चारों अलग अलग कोशिकाएं हैं। कल बता चुका हूं मैं ये सारी चीजें, है ना? अब चारों कोशिकाएं मिलके क्या बना रहे हैं? जाइलम। काम एक ही करेंगी चारों कोशिकाएं, क्या? इसका स्थानांतरण करेंगे। तो किसका उदाहरण हो गया? जटिल ऊतक। अब यहाँ पे आते हैं, एक पॉइंट और आता है जो मैं आज बता रहा हूँ, जाइलम के बारे में ही है ना? जाइलम के प्रकार। जाइलम के प्रकार। तो देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं जाइलम। एक तो होता है प्रोटोजाइलम, मतलब सबसे पहले बनने वाले जाइलम को क्या कहते हैं हम? प्रोटोजाइलम। जो सबसे पहले बनेगा उसका नाम क्या होगा? प्रोटोजाइलम। और दूसरा होता है कौन सा? मेटाजाइलम, है ना? तो ये क्या होगा? बाद में बनने वाले जाइलम को क्या कहते हैं हम? मेटाजाइलम। नाम आएंगे आगे, आप देखना, अभियांत्रिक संरचना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आप, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। तो मतलब समझ जाओगे ना। प्रोटो का मतलब जब जाइलम बन रहा है तो सबसे पहले जो जाइलम बनेगा ना उसको क्या कहेंगे हम? प्रोटो। जो बाद में बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? मेटा। तो सरल कौन से होते हैं? जटिल कौन से होते हैं? जो बाद में बनेंगे, है ना? अब इसी में है, इसी में पॉइंट पार्ट आता है दो थी ना कोई? एक और थी, एक और है। उसके पास मैं थे। ये 11th है। 2 आती थी। हाँ। एक और नहीं आई है जो पुराने। आज नहीं होगी। हाँ आज वो आई नहीं। ये तो आ गई ना। हाँ ये आ गई है। ये पहले नहीं। भाई साहब मेरे सलमान क्यों है? कोरोना काल में इसको बायोलॉजी समझ में आ गई कि बायोलॉजी ही जिंदगी निकालेगी अब तो। सही बात है। और ज़्यादा डॉक्टर को बाबा रामदेव की दवाई हो। अब DMLT BMLT करेंगे, छोटे मोटे कोर्स कर लेंगे, लैब टेक्नीशियन बन जाएंगे। नहीं नहीं सही। और लैब टेक्नीशियन बनते ही ना 3rd ग्रेड में, मैथ के बगैर बायोलॉजी कम से कम हमारा तो अरे बहुत बहुत आराम है। बड़ा बड़ा तो भूखा भी नहीं मर सकता। हाँ प्रैक्टिस कर लेगा तो भी चल जाता है। बड़ा बड़ा थोड़ा दो नहीं मर सकता। आज
इंजीनियर और मैथ्स में कंपटीशन ही कंपटीशन, जिंदगी भर कंपटीशन भरा पड़ा। सिलेक्शन हो गया तो आज हो गया, नहीं हुआ तो 10 साल तक नहीं हुआ, बैठे रहो। इसमें कोई कोर्स कर लिया मेडिकल का तो कम से कम आने तो लग जाओगे, ये वाली बात है। हाँ तो बेटा ये है। अब सुनो, एक और चीज़ आती है, एक और आता है एंडार्क और एक्जार्क, जाइलम की स्थिति। बेटा ये चीज़ पता है कब समझ में आएगी? ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कब? जब ये पढ़ लोगे ना, जड़ तना पत्ती की जब आंतरिक संरचना पढ़ोगे ना, आंतरिक संरचना, उस समय ये सब समझ में आएगा। ये मेटा है, ये प्रोटो है। मेटा का क्या संरचना होती है और प्रोटो की क्या संरचना होती है। एक कंडीशन आती है यहाँ पे, एक्जार्क, इसको बोलते हैं बाह्य आदि दारुक। बेटा हिंदी में नाम है ना बकवास है, हिंदी के नाम बकवास है, क्योंकि आजकल पेपर में अंग्रेजी भी तो आती है लिखी हुई, इंग्लिश और फिर हिंदी। तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो क्या लिख लो, आप पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। तो बायोलॉजी मैंने शुरू में बोला था कि बायोलॉजी में टर्म्स को अंग्रेजी ही रखना। ये टर्म है, शब्दावली है, तो इसको इसकी जगह पे आप ये क्या पढ़ेंगे, एक्जार्क। एक्जार्क मतलब बाहर। बाहर का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा, जब प्रोटोजाइलम कहाँ हो, परिधि पर हो, और मेटाजाइलम कहाँ पर हो। ये चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा। अभी तो नाम लिख लीजिए। अब परिधि किसकी परिधि, क्या पता किसकी परिधि, लेकिन अभी नाम सुनिए। एक्जार का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर हो, परिधि का मतलब बाहर, और मेटाजाइलम केंद्र पे हो, उसे क्या कहेंगे, एक्जार। तो दूसरी कौन सी कंडीशन आती है, एंडार्क, अंतः आदि दारुक, है ना। इसका उल्टा लिख लो, क्या, प्रोटोजाइलम कहाँ हो, केंद्र में, और मेटाजाइलम कहाँ हो, परिधि पर। पहली संरचना लूंगा मैं, तने की संरचना या जड़ की संरचना, उसमें ये शब्द आएंगे तब बताएंगे आपको परिधि का, केंद्र का क्या मतलब होता है। तो ये हो गया आपका जाइलम कंप्लीट। अब आ जाइए फ्लोएम। अब आप यहाँ से समझना, फ्लोएम, फ्लोएम दूसरा जटिल ऊतक है, ये भी जटिल ऊतक का प्रकार है, फ्लोएम, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशवाहा, और अंग्रेजी में इसको लिखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम, इसको समझना। अब आप जटिल ऊतक का दूसरा उदाहरण क्या काम करता है भाई साहब, ये पादपों में किसका स्थानांतरण करता है, ये भोजन का करता है। पत्तियां जो भोजन बनाएंगी ना, तो पूरे पौधे में कौन उसका ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम। तो जाइलम किसका ट्रांसफर करता है, जल खनिज लवण का, और फ्लोएम पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधे में स्थानांतरित करता है। ठीक है। अब आ जाइए, फ्लोएम जो हो ना, ये भी कितने प्रकार की, कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर
बना होता है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो देखिए यहाँ पे। पहली कोशिका है चालनी कोशिका। तो देखो, एक चालनी कोशिका है और दूसरी है यहाँ पे सह कोशिका। इन दोनों को साथ साथ समझाऊंगा मैं आपको। दोनों को एक साथ समझाऊंगा। चार है, कौन कौन सी? चालनी कोशिका, सह कोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे। चार प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात किसी करेंगे यहाँ पे चालनी कोशिका और सह कोशिका की। तो देखिए, फ्लोएम के केंद्रीय भाग में इस तरह की एक कोशिका होती है जो पतली लंबी होती है, बेलनाकार। और कैसी होती? पतली और लंबी। प्रारंभ में क्या होता है? इसमें केंद्रक भी होता है और कोशिका द्रव भी होता है। इसके अंदर सब कुछ होता है प्रारंभ में। किसकी बात कर रहे हैं हम? चालनी। प्रारंभ में जब यंग होगी ना तो ये बेलनाकार, लंबी और केंद्रक भी होता है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूरे पे छिद्र बन जाते हैं। क्या बन गए ये? तो चलनी में क्या होता है? चाय छानने वाली चलनी में क्या होता है? हजारों की संख्या में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते कि नहीं होते हैं? उसी से तो लिया चालनी। चालनी माने छलनी। ऐसी कोशिका जिसमें एक से अधिक संख्या में क्या पाए जाते हो? छिद्र पाए जाते हो। तो एक बात बताइए, जब छिद्र होगा तो इसमें केंद्रक क्या होता है? गायब हो जाता है। पूरी कोशिका छिद्रित हो गई तो जो केंद्रक होगा वो कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ध्यान रखना, पादपों में केवल एक कोशिका ऐसी होती जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। फ्लोएम की में केंद्रक नहीं होता है। अब क्या होगा कि जैसे इसमें से भोजन प्रवाहित होगा ना, इसमें से भोजन घुसेगा, एंटर करेगा, तो इन छिद्रों से क्या होगा? भोजन कोशिकाओं में वितरित होता रहेगा। जैसे एक पाइपलाइन है, छेद नहीं है उसमें, तो वहाँ पानी डालोगे, यहाँ पानी निकलेगा। और उसमें छेद ही छेद बना दो तो वहाँ से रास्ते में क्या हो? काफ़ी सारा पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो ये जो छिद्र होते हैं पूरी कोशिकाओं में भोजन की सप्लाई करते रहते हैं। भोजन की क्या करते हैं? ये सप्लाई करते हैं। इसीलिए नाम क्या हो गया? चालनी कोशिका। अब एक बात सोचिए, इनमें केंद्रक तो है ही नहीं। केंद्रक तो है ही नहीं, तो ये कोशिका कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? मृत होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कैसी होती हैं? केंद्रक विहीन होती हैं। कैसी होती हैं? केंद्रक विहीन। तो एक बात बताइए आप, जब इनमें केंद्रक नहीं होगा तो इन पे नियंत्रण कौन करेगा? तो ध्यान रखना, इनके पास में कौन सी कोशिका पाई जाती है? सह कोशिका। इसका केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक कैसा होता है? इसका बड़ा होता है। तो ये तो कौन सी हो गई? और ये कौन सी हो गई? और ये क्या हो गया? कैसा होता है आकार में? बड़ा। तो सह कोशिका का कोई कार्य नहीं होता संवहन में, परिवहन में। सह कोशिका का कार्य केवल इतना होता है कि वह चालनी कोशिका पर नियंत्रण करता है। तो क्या होगी इसकी? और लिखे चालनी नलिका में भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र उपस्थित होते हैं।
और क्या कार्य करते हैं? भोजन का संवहन करती हैं। तो दूसरा कौन सी कोशिका हो गई? सहकोशिका। कैसी होती है? आकार में बड़ी होती है। केंद्रक कैसा होता है? बड़ा होता है। कार्य क्या होता है इसका? चालनी नलिका पर नियंत्रण करता है। ये डायग्राम बना लेना। तो केंद्र में तो क्या होगी और दोनों तरफ क्या होंगी? सहकोशिका। भोजन का स्थानांतरण केवल एक करेगी, कौन? ये केवल इसके कार्यों पर नियंत्रण करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास तो केंद्रक है ही नहीं। किसका केंद्रक? सहकोशिका। किस पे नियंत्रण करेगा? चालनी कोशिका। तभी तो नाम है सहकोशिका, मतलब सहायक कोशिका। किसकी सहायक कोशिका? अब आ जाइए तीसरी कोशिका। तीसरी कोशिका है जो फ्लोएम की, वो है फ्लोएम। इतना भाई साहब खतरनाक राम बाबू जी काम का है। फ्लोएम रेशी। तो बेटे फ्लोएम रेशी जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये दृढ़ एवं मृत होते हैं। कठोर होते हैं रेशे। और कैसे होते हैं? मरे हुए। क्या काम करते हैं? फ्लोएम को दृढ़ता प्रदान करते हैं, कठोरता देते हैं, जिससे कि उनकी आकृति बनी रहती है। तो ये क्या लिखा मैंने? फ्लोएम को दृढ़ता प्रदान करते हैं, कठोरता देते हैं, जिससे कि फ्लोएम की आकृति बनी रहती है। ये भी संवहन नहीं करेंगे, ये कठोरता देंगे। किसको? फ्लोएम को। फिर है नंबर 4 फ्लोएम मृदुतक। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये क्या काम करती हैं? भोजन का संग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? भोजन को संग्रहित करती हैं। और ये भी फ्लोएम के प्रकार की अगर हम बात करें, अगर हम तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? नंबर 1 और नंबर 2 प्रोटोफ्लोएम का मतलब क्या है? सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? प्रोटोफ्लोएम। और बाद में बनने वाले को क्या कहेंगे हम? मेटाफ्लोएम। ओके, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। आज का कंप्लीट हो गया। ओके।